हेलो एवरीवन, दिस इज सुनिधि मिश्रा और हम मिल रहे हैं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म इट्स योर टर्न के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शैल और स्थलाकृतियों से संबंधित कुछ प्रश्नों पर। यह इंफॉर्मेशन है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के संबंध में। तो यह जो किताब हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, यह पुस्तक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है हमारे सभी ऐसे साथियों के लिए जो कि सुपर टेट या फिर टेट की तैयारी करने में जुटे हुए हैं। देखिए, चक्षु लेकर आया है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा आयोजित सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर भर्ती परीक्षा के लिए एक कंप्लीट स्टडी गाइड बुक। यह स्टडी गाइड बुक पूरी तरह से पाठ्यक्रम के अनुसार है। इस बुक में आपको बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल सारे सब्जेक्ट्स कवर करते हुए प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, यहाँ तक कि सूचना तकनीकी, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स जो कि एक मेजर पोर्शन रखेगा सुपर टेट के एग्ज़ाम में, उसको भी कवर करते हुए सारे टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा इस बुक में। तो ये एक इसीलिए इसको नाम दिया गया है कंप्लीट स्टडी गाइड बुक, जिससे कि आपको और कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अध्यायवार थ्योरी दी जाएगी, साथ ही साथ उससे रिलेटेड बहुविकल्पी प्रश्न भी दिए जाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ बहुविकल्पी प्रश्न को देखना और उनको सॉल्व करने का तरीका हमें ज़रूर आना चाहिए। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से हमें किसी भी एग्ज़ाम में उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो थ्योरी के साथ साथ हमें जो 5000 से अधिक बहुविकल्पी प्रश्न इस पुस्तक में मिलते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक में 4 माह की समसामयिकी भी आपको दी गई है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसके साथ ही 2018 और 2019 के सुपर टेट के जो एग्ज़ाम्स हुए थे उनके प्रश्न पत्र हल सहित चक्षु की इस पुस्तक में आपको मिलेंगे। तो ये पुस्तक हम हाईली रिकमेंड करते हैं हमारे ऐसे सभी साथियों के लिए जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी में अभी ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं। आइए अब बात करते हैं शैल और स्थलाकृति से संबंधित प्रश्नों पर और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। स्थल मंडल का अर्थ क्या होता है या किससे संबंध रखता है, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ऑप्शंस देखते हैं, पादप और जंतु यानी कि प्राणी, पृथ्वी का आंतरिक क्षेत्र, पृथ्वी का पटल या फिर भूपृष्ठ, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्थल मंडल का अर्थ आप समझते हैं जो पृथ्वी के स्थल से यानी कि पृथ्वी के पटल या फिर भूपृष्ठ से संबंध रखता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि स्थल मंडल किससे संबंध रखता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पृथ्वी का पटल, इसे हम भूपृष्ठ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 2 देखते हैं, निम्नोक्त में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है। हमसे पूछा है कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है। ऑप्शंस हैं हिमलुम्बी, प्रतिहिमलुम्बी, चोरद्वार छिद्र या फिर दंतुर तट। इंग्लिश में पढ़ देती हूँ, जिनको हिंदी में दिक्कत होगी, स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स, सिंक होल्स या फिर फ्योर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर है दंतुर तट यानी कि फ्योर्ड्स जो है यह भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है। अन्य 3 जो हमें दे रखे हैं, स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स और सिंक होल्स, ये सभी भूमिगत जल क्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं, जबकि दंतुर तट जो हैं ये भूमिगत जल क्रिया के द्वारा निर्मित नहीं होते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर डी, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है। नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल हमसे पूछ रहा है। ऑप्शंस हैं निचले मार्ग में निर्बाध वक्र, ऊपरी मार्ग में निर्बाध वक्र, स्रोत से मुहाने तक का निर्बाध वक्र या फिर मध्य मार्ग में निर्बाध वक्र। तो देखिए, नदी मार्ग का जो सोपानी प्रोफाइल कहा जाता है वह होता है स्रोत से मुहाने तक निर्बाध वक्र, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है, स्रोत से मुहाने तक का निर्बाध वक्र, ऑप्शन सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जल निर्गम क्षेत्र किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं। जल निर्गम क्षेत्र किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं। ऑप्शंस हैं चूना क्षेत्र, मैदानी, मरुस्थल या फिर टुंड्रा। तो जल निर्गम क्षेत्र जो हैं वो चूना क्षेत्र में पाए जाते हैं। जल निर्गम क्षेत्र किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाएंगे, तो ऑप्शन ए यानी कि चूना क्षेत्र में जल निर्गम क्षेत्र पाए जाएंगे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 5 देखते हैं, किसी चट्टान को स्व स्थान पर तोड़ देना कहलाता है, यानी कि किसी चट्टान का स्व स्थान पर टूटना क्या कहलाता है।
अपरदन, अपक्षयण, व्यापक विनाश या फिर निम्नीकरण। तो देखिए, अपरदन, अपक्षयण, व्यापक विनाश या फिर निम्नीकरण में से किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ना कहलाता है अपक्षयण। अपक्षय जिसे हम कहते हैं, अपक्षयण होता है किसी चट्टान का उसके स्वतः के स्थान पर टूटना या फिर उसे तोड़ना, अपक्षयण कहलाता है। तो क्वेश्चन 5 में हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 6 हमसे पूछ रहा है प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप हैं। प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप हैं किनका? शीतोष्ण वनों का, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों का, सवाना का या फिर गुल्फ भूमि का। तो क्वेश्चन 6 में हम देखते हैं प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों का, यानी कि स्थल मंडल पर जिस प्रकार उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होते हैं उसी प्रकार समुद्र में पाई जाती हैं प्रवाल भित्तियां। तो ऑप्शन बी यानी कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की ही प्रतिरूप हैं समुद्री प्रवाल भित्तियां। क्वेश्चन 7 देखते हैं कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? कायांतरण के द्वारा चट्टानों में क्या परिवर्तन आता है? ऑप्शंस हैं संरचना, गठन, ए और बी दोनों या फिर वास्तविक रासायनिक संयोजन। तो कायांतरण के द्वारा आप जानते होंगे संरचना एवं गठन दोनों में ही परिवर्तन होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन सी यानी कि ए और बी दोनों, संरचना और गठन दोनों में ही परिवर्तन होता है चट्टानों के कायांतरण के द्वारा। तो ए और बी दोनों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8 देखते हैं जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किस में परिवर्तित हो जाती हैं? डायरेक्टली हमसे पूछ रहा है कि ग्रेनाइट की चट्टानें परिवर्तित होकर किस में बदलती हैं? तो संगमरमर, फेल्ड्सपर, नीस या फिर क्वार्ट्जाइट। तो ग्रेनाइट की चट्टानें परिवर्तित होकर नीस में बदलती हैं, इसको ग्रेनाइट नीस भी कहते हैं, नीस भी कहते हैं। ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण किस में होता है? नीस में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9 देखते हैं ग्रेनाइट क्वार्ट्जाइट क्षेत्र खड़ा रूप प्रदर्शित करता है क्योंकि? ग्रेनाइट एवं क्वार्ट्जाइट क्षेत्र खड़ा रूप प्रदर्शित करता है, इसका हमें रीज़न पूछा है। ये चट्टानें हर प्रकार के अपरदन के प्रति प्रतिरोधी हैं, ये आसानी से गिरती नहीं हैं, ये यांत्रिक रूप से तेज़ी से अपक्षीण होती हैं या फिर इन चट्टानों का विनाश आसानी से नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं सही उत्तर है इन चट्टानों का विनाश आसानी से नहीं हुआ है, इसलिए ये क्षेत्र खड़ा रूप प्रदर्शित करती हैं ग्रेनाइट एवं क्वार्ट्जाइट क्षेत्र। ऑप्शन डी ये इन चट्टानों का विनाश आसानी से नहीं हुआ है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 देखते हैं पवन की अपवाहन क्रिया यानी कि डिफ्लेक्टिंग एक्शन के कारण बने गर्तों को क्या कहा जाता है? पवन की अपवाहन क्रिया के द्वारा बने गर्तों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन 10 हमसे पूछ रहा है प्लाया, यारडांग, ब्लो आउट या फिर बालू टिब्बा। बालू टिब्बा को सैंड ड्यून भी कहते हैं। तो पवन की अपवाहन क्रिया के कारण बने गर्तों को कहते हैं ब्लो आउट। क्या कहते हैं? ब्लो आउट। पवन की अपवाहन क्रिया यानी कि डिफ्लेक्टिंग एक्शन के कारण बने गर्तों को कहा जाता है ब्लो आउट। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 10 में करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन 11 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित शैल हैं? कायांतरित शैल आपसे पूछे हैं क्वेश्चन 11 में। ऑप्शंस हैं नीस और मैफिक, नीस और शिस्ट, शिस्ट और मैफिक और शिस्ट और चौक। नीस और मैफिक, नीस और शिस्ट, शिस्ट और मैफिक, शिस्ट और चौक। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखें नीस और शिस्ट जो हैं ये कायांतरित चट्टानें हैं। नीस और शिस्ट यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नीस और शिस्ट क्या हैं? कायांतरित शैलें हैं, अन्य सभी कायांतरित शैलों में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 देखते हैं ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, गैब्रो और पैराडाइट क्या है? ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, गैब्रो और पेरोडाइट क्या हैं? अंतर्वेदी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं, बहिर्वेदी चट्टानें हैं या फिर कायांतरित चट्टानें हैं? तो ऑब्सीडियन, एक सेकेंड, ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, गैब्रो और पैरोडाइट क्या हैं? ये सभी हैं बहिर्वेदी चट्टानें। किस प्रकार की चट्टानें हैं? बहिर्वेदी चट्टानें हैं ऑब्सीडियन, एंडोसाइट, गैब्रो और पैरोडाइट। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर है, बहिर्वेदी चट्टानों के रूप हैं ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अधिकांश भूपर्पटी किस शैल से बनी है? अधिकांश भूपर्पटी किस शैल द्वारा निर्मित है? आग्नेय, कायांतरित, अवसादी या फिर कार्बोनेट। तो अधिकांश भूपर्पटी किस शैल द्वारा निर्मित है? आग्नेय शैलों द्वारा। अधिकांश भूपर्पटी का निर्माण किस शैल के द्वारा हुआ है? आग्नेय शैल के द्वारा हुआ है। तो ऑप्शन ए यानी कि आग्नेय सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन 14 हमसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है?
वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शंस हैं बेसाल्ट, ग्रेनाइट, स्लेट या फिर डोलोमाइट। तो निम्न में से जो ग्रेनाइट है यह वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 15। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? मशरूम चट्टान का निर्माण निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? हमसे पूछ रहा है अपर्दन, अपवाहन, संघर्षण या फिर अपघर्षण। तो मशरूम चट्टान का निर्माण जो कि रेगिस्तान क्षेत्र में होता है यह है अपर्दन क्रिया का उदाहरण। अपर्दन क्रिया का उदाहरण है मशरूम चट्टान का निर्माण। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 16 देखते हैं, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? भृगु या फिर क्लिफ, गह्वर या फिर सर्क, मरुटिब्बा जिसे ड्यून कहते हैं या फिर हमादा। तो हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को कहते हैं मरुटिब्बा या फिर ड्यून्स। मरुटिब्बा या फिर ड्यून्स कहलाते हैं हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीले। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 17 देखते हैं, वह क्षेत्र जो किसी स्थूल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति प्रतिरोधी होता है क्या कहलाता है? हमसे ऐसे क्षेत्र का नाम पूछ रहे हैं जो किसी स्थूल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति प्रतिरोधी होता है। उसका नाम क्या दे रखा है? हर स्थल या फिर दृढ़ स्थूल कह रहे हैं, प्राचीन भूखंड, विवर्तनिक आधार पट्टिका या फिर शील्ड जिसे ढाल का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, शील्ड या फिर ढाल कहते हैं ऐसे किसी क्षेत्र को जो किसी स्थूल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति प्रतिरोधी होता है। ऑप्शन डी यानी कि शील्ड या ढाल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन 17 में। क्वेश्चन 18 पूछ रहा है, मोरेन कहाँ बनते हैं? किस क्षेत्र में मोरेन की संरचना होती है? नदियों के डेल्टा में, शुष्क क्षेत्र में, हिमानी क्षेत्र में या फिर मानसून क्षेत्र में। तो मोरेन का निर्माण होता है हिमानी क्षेत्र में। ऑप्शन सी यानी कि हिमानी क्षेत्र में बनते हैं मोरेन, इसलिए ऑप्शन सी हिमानी क्षेत्र सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन 19 देखते हैं, निम्न भू आकृतिक युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है? सर्क हिमनद, संयोजी भित्ति तरंग, डेल्टा नदी या फिर घोल रंध्र वायु। तो हमसे पूछ रहा है कौन सा निम्न के द्वारा उसके साथ में जो जोड़ा दिया गया है युग्म, कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सी जो क्रिया है उसके द्वारा साथ वाली स्थलाकृति नहीं बनती है? सर्क हिमनद, संयोजी भित्ति तरंग, डेल्टा नदी या फिर घोल रंध्र वायु। तो देखिए घोल रंध्र वायु के द्वारा निर्मित नहीं होते, अन्य सभी युग्म जो है वो सही दिए गए। सर्क हिमनद द्वारा निर्मित, संयोजी भित्ति का निर्माण तरंग के द्वारा, डेल्टा नदी के द्वारा निर्मित होते हैं जबकि घोल रंध्र वायु के द्वारा निर्मित नहीं होते हैं। इसलिए हमारा उत्तर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 में, घोल रंध्र वायु हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये युग्म सही नहीं है। हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने नहीं किया है अभी। हमारे चैनल के टेलीग्राम आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं, ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जाएगा। थैंक यू।